खेल खेल में, खेल खेल के, खेल खेल ये आ जाएगा। मैं जीतूंगा जरूर, ऐसा खुद से वादा करो। मैं जीतूंगा जरूर, ऐसा खुद से वादा करो। तुम जितना सोचते हो ना, हिम्मत उससे ज्यादा करो। भले ही रूठ जाए तकदीर, भले ही रूठ जाए तकदीर, बस हिम्मत न टूटे, बस हिम्मत न टूटे, ऐसा मजबूत इरादा करो। इरादा बुलंद होना चाहिए। और यार आपने सुना होगा, एक और लाइन आपको सुनाता हूं, पहले भी सुनी होगी हो सकता है आपने। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हाँ, आधी गेम तो आपकी कंट्रोल में यही आ जाएगी अगर आपने मान लिया कि हाँ अब तो भैया फोड़ देंगे, है ना, और साथ में ठान भी लिया, आधी गेम और आ गई आपके हवाले, तो आपकी जीत निश्चित है। एग्जाम में या तो आप अच्छा परफॉर्म कर ही देंगे, नहीं तो यहां से जो एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा ना, एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं, वो लाइफ में आगे चलकर खूब काम आएगा। और आगे चलकर क्या पता कोई और बड़ा एग्जाम आप निकाल लें। हाँ, यहां फेल हो गए तो इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं आगे भी फेल हो जाएं। कब फेल हो गए? जब आपने बिना एफर्ट्स के, बिना मेहनत के यूं ही वक्त गवा दिया और आप फेल हो गए, फिर आगे चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने अभी पूरे एफर्ट्स लगा दिए, पूरी जी जान लगा दी, पूरे जुनून के साथ आप लोगों ने काम किया, मेहनत की, आगे पूरे चांसेस हैं। मैंने तो अपने करियर में, अपनी लाइफ में एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जिसने 11th-12th में मेहनत की हो और आगे कोई अच्छे मुकाम पर ना पहुंच पाया हो। ठीक है ना, आप भी पहुंच जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। तो यार बात करते हैं मेन मुद्दे की। आज की सेशन में हमारी मुलाकात क्यों हुई है? आज की सेशन में कुछ तो देखो रिडॉक्स के क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए मैं आया हूं। इसके अलावा नीट और जेईई के सिलेबस में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम कवर कर लें तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को इन तमाम टॉपिक्स के अंदर होती है कंफ्यूजन। आइए आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कहानी को स्टार्ट करें। यहां से हम बात करेंगे लेबलिंग ऑफ ओलियम की। ओलियम को आप सारे बच्चे जानते होंगे, H2H2O7 है ना, ओलियम का फॉर्मूला है और इसमें मिलता है फ्री SO3। क्या मिलता है? फ्री SO3। तो हमें ओलियम की लेबलिंग को अंडरस्टैंड करना है, लेबलिंग ऑफ ओलियम क्या है और फ्री SO3 का मतलब क्या है। देखिए ओलियम की जो लेबलिंग है ना, वो इस प्रकार से की होगी 100+X%, जैसे 104.5%, 109%, 113.4%, 118%। ये जो डेटा है ना, ये बिल्कुल हैरत अंगेज करने वाला डेटा है। ऐसा लगेगा मानो परसेंटेज 100 से ज्यादा कैसे हो गई। ठीक है, तो आप पागल भी हो सकते हैं इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे। हाँ, अगर आप यूं ही रैंडमली सोचते रहेंगे तो ऐसा लगेगा अरे ये क्या है, मोह माया से आपका बिल्कुल ही विश्वास उठ जाएगा। भैया ये क्या हो गया, परसेंटेज 100 से भी ज्यादा, ये क्या हो गया। इसका मीनिंग कुछ अलग है, ध्यान से देखिए। आइए मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। 100+X% इज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, और इसके अंदर इन विच X इज द अमाउंट ऑफ वाटर required to destroy free SO3 completely, required to destroy free SO3 completely। ठीक है, which is present in 100 ग्राम ऑफ सैंपल। जो किसमें प्रेजेंट है? ओलियम सैंपल 100 ग्राम है। कितने ग्राम है? 100 ग्राम है। इसमें कितना पानी डालें, ध्यान से सुनना, इसमें कितना पानी डालें, ये फ्री SO3 जो है ना खत्म हो जाए। मतलब यार ये है, देखिए 100+X, 100 ग्राम तो ओलियम सैंपल है, ये तो है मास ऑफ ओलियम सैंपल, मास ऑफ ओलियम सैंपल, ये तो ओलियम सैंपल का मास है। ओलियम क्या है? H2H2O7। हाँ, पहले ये फील भी आप ले लो, H2H2O7। यहां से आपको फील आएगी कि मिक्सचर है H2SO4 + SO3। इसमें प्रेजेंट SO3 देखिए,
सल्फर 2O4, यहां से 3, यहां से O हुए 7। क्लियर हुई है बात? हाँ, ऐसी फील आ गई है कि इन दोनों को मिलाएंगे तो ये मिलता है। क्लियर हुई है बात? ये पूरा कितना है? 100 ग्राम है। ये 100 ग्राम है, मतलब इन दोनों को मिलाकर ये कितना है? 100 ग्राम है। क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा कि फ्री SO3 कितनी? 100 में SO3 का कंट्रीब्यूशन कितना है? SO3 का कंट्रीब्यूशन जानने के लिए यहां देखिए इस प्रकार से लेबलिंग की होगी। ये जो X है ना, X, ये SO3 के कोरस्पोंडिंग है। ये जो X है ये SO3 के कोरस्पोंडिंग। SO3 में जो पानी ऐड किया जाएगा, दिस इज मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O टू बी एडेड, ठीक है, सो दैट नो फ्री SO3 लेफ्ट, फ्री SO3 ना बचे, ठीक है ना। पानी डालने पर, इतना पानी डालने पर फ्री SO3 फुर्र गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट हो जाएगी। आप सोचेंगे कैसे रिएक्ट हो जाएगी भाई? देखिए SO3 पानी के साथ ऐसे रिएक्ट होगी, H2SO4 बनेगा। कि H2SO4 कुछ नहीं करेगा पानी में, कम से कम रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, आयोनाइज वगैरह करेगा, उसकी अपने को टेंशन नहीं लेनी है। हम तो SO3 में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि पानी इसके साथ ही कंबाइन होगा। कंबाइन होकर क्या बनाएगा? देखिए H2SO4, ठीक है। और ये सफिशिएंट अमाउंट होता है पानी का जो SO3 के साथ कंबाइन होगा, और ये सफिशिएंट अमाउंट 100 + 9, 109% लेबलिंग है तो 9 ग्राम होगा। 100 ग्राम की कोरस्पोंडिंग 9 ग्राम होगा। अगर लेबलिंग 104.5% है तो 4.5% जो है ना, ये वाटर का मास है जो कि रिक्वायर्ड है SO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। मतलब 4.5 ग्राम की कोरस्पोंडिंग जरूर SO3 रही होगी, तभी तो 4.5 ग्राम वाटर का मास इसके अंदर ऐड होगा, तभी जाकर तो फ्री SO3 किसमें तब्दील हो पाएगी? इसके साथ रिएक्ट हो पाएगी, H2SO4 में कन्वर्ट हो पाएगी। तो कहने की बात ये 100 + X में अगर जनरलाइज्ड करें, अगर ढेर सारे क्वेश्चंस को देखते ही चुटकियों में उड़ा दें, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक जनरल फॉर्मेट में इसको सिंप्लीफाई करना होगा ताकि वैल्यूज डालते रहें और बिंदास हमें आंसर मिलता जाए, ठीक है। हम क्या करेंगे? ये X ग्राम अगर मास ऑफ H2O एडेड है, सो दैट फ्री SO3 will react with H2O, completely react with H2O। अगर ऐसा कुछ है तो इसके मोल निकाल लें, X डिवाइडेड बाय 18, ये आ गए मोल ऑफ H2O। जितना मोल H2O होगा, जितना मोल H2O रिक्वायर्ड होगा, जरूर उतने मोल ही फ्री SO3 रहा होगा। हाँ, ऐसा ही रहा होगा तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फ्री SO3 के मोल भी X/18 रहे होंगे। यहां से क्लियर हो गया। हाँ, एक मोल के साथ रिएक्ट होगा। अगर यहां से हिंट मिलती है, लेबलिंग से अगर ये हिंट मिलती है, 100 के अलावा जो मास है उससे अगर हमें मोल मिलते हैं पानी के जो कि कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे होंगे SO3 के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी के मोल जितने होंगे उतने ही SO3 के मोल होंगे। यहां से SO3 के मोल आ गए। अगर हमारे पास SO3 के मोल है, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास SO3 के मोल हैं X/18, तो हम क्या करेंगे? इन मोल को मास बाय मोलर मास से भी इक्वेट किया जा सकता है, क्योंकि वहां से भी मोल मिलते हैं। मास बाय मोलर मास से इक्वेट किया जा सकता है। मास ऑफ SO3 बाय मोलर मास ऑफ SO3। मोलर मास ऑफ SO3 इज 32 + 48, 32 सल्फर का मास और 48 O3 का मास। यहां से कितना मिलता है? देखिए 80 मिलता है। मतलब 80 से इसको डिवाइड करना होगा, ये मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से मास ऑफ SO3, मास ऑफ फ्री SO3 के लिए क्या करना होगा? 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा X/18 × 80, X/18 × 80। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है। तो मास ऑफ फ्री SO3, मास ऑफ फ्री SO3 यहां से मिलता है 40X/9, 40X/9। और X क्या है? जैसे 118 है लेबलिंग, तो 18 हो जाएगा X। मतलब 100 के अलावा 100 से जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, वो X है।
उसको यहां डाल देंगे, मास ऑफ फ्री SO3 अपने को मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम, इसको याद रखें। 40x/9 यहां डालेंगे x की वैल्यू, आ जाएगा आंसर। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, 109% ओलियम है, तो आप ही बताएं मुझे x की वैल्यू क्या होगी। 100 से एक्स्ट्रा क्या है? अरे 100 से ज्यादा क्या है? लल्लू मत बनो, देखो 100 + 9 मतलब x = 9, x = 9, ठीक है, x = 9। अगर x 9 है तो कोई दिक्कत नहीं, 9 यहां डाल दो, मास ऑफ फ्री SO3 आ जाएगा, मास ऑफ SO3 आ जाएगा। फ्री SO3 कितना होगा? 40 × 9/9, that is 40 ग्राम, that is 40 ग्राम। That means 100 ग्राम ओलियम सैंपल में, that means 100 ग्राम ओलियम सैंपल में जिसमें 9 ग्राम वाटर ऐड करना होगा। ये आइडिया हमें यहां से मिलता है। 100 से जो भी मास एक्स्ट्रा है, यानी ये पानी का मास है, ये 9 ग्राम किसके कोरस्पोंडिंग ऐड किया है? 40 ग्राम, 40 ग्राम SO3 की कोरस्पोंडिंग। रिमेनिंग 60 ग्राम कौन होगा? रिमेनिंग 60 ग्राम होगा H2SO4, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो 100 ग्राम को देखिए इस प्रकार से मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, क्योंकि इस 100 ग्राम में H2SO4 भी है, SO3 भी है। अगर हमें SO3 का आइडिया हो गया है तो SO3 के मास को माइनस करने पर हमें किसका मास मिल जाएगा? H2SO4 का मास मिल जाएगा, ठीक है ना। मस्त है ना कॉन्सेप्ट। पानी के मास से SO3 के मास का आइडिया लग गया, और SO3 का मास पता चल गया तो H2SO4 का मास भी मिल जाएगा। 100 में से SO3 का मास माइनस कर दो, H2SO4 का मास मिल जाएगा। तो इस प्रकार के लल्लू क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। अब सुना है आपके अंदर दिमाग है, सुना है कि नहीं सुना आपने? अरे किसी ने तो तारीफ की होगी आपकी कभी। चलो मान लेते हैं आप बहुत ही होनहार, प्यारे प्यारे, गोरे गोरे बच्चे हैं, ठीक है ना, मस्त हैं बिल्कुल। तो लगाएं दिमाग, फिर देखते हैं दिमाग सेंटर में है कि नहीं है। या हिल चुका है, ज्यादा पढ़ाई करने से हिल चुका है। यहां देखिए 1 मोलर NaOH कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा होगा 100 ग्राम ऑफ ओलियम सैंपल, जो कि ऐसे लेबल किया है, ठीक है ना। अभी हम देख चुके हैं इसमें मास ऑफ SO3 कितना मिला हमें? मास ऑफ SO3 हमें मिला 40। तो मास ऑफ H2SO4 कितना है? मास ऑफ H2SO4 इसमें इनको फाइंड कर लेना, हाँ, परसेंटेज लेबलिंग से इनको फाइंड कर लेना। अभी फाइंड किया हमने, तो इसलिए पिछले एग्जाम्पल का जो डेटा था मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया, फिर से यही कैलकुलेशन करें इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, NaOH रिएक्ट होगा क्योंकि ये एसिडिक है, हाँ, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक है और ये तो एसिड है ही। तो NaOH कैसे रिएक्ट होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इसके साथ भी रिएक्ट होंगे, ये भी एसिडिक और ये भी एसिडिक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ SO3 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, ठीक है। क्या दिया है? NaOH की मोलैरिटी दी है। तो मोलैरिटी से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? मोलैरिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। अगर ये ml में लोगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, इनटू n फैक्टर ऑफ NaOH। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इंडिकेट करने के 4 फॉर्मूला होते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को इंडिकेट करने के ये 4 फॉर्मूला आई होप सारे स्टूडेंट जानते होंगे। रिडॉक्स में भी ये 4 फॉर्मूला हमने देखे, और ये चारों फॉर्मूला एसिड बेस रिएक्शन के दौरान भी अप्लाई हो सकते हैं। कौन कौन से? मास बाय इक्विवेलेंट मास, एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा नंबर ऑफ मोल इनटू n फैक्टर, एक ये है। एक है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, एक है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू n फैक्टर, एक ये है। तो यार नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के
ये 4 फॉर्मूला है, इनको अपने दिल और दिमाग में कैद कर लें, ठीक है। दिल के सबसे करीब यही होने चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ और हुआ तो केमिकल लोचा हो सकता है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सोल्व नहीं होगा। आई होप आपके दिल के करीब भी ये होंगे। मेरे दिल के भेद करीब हैं, इसलिए तो सारे क्वेश्चन मुझसे हो जाते हैं। मेरी मत पूछो आप लोग, ठीक है, अपनी देख लो। आगे देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ SO3 कैसे रिप्रेजेंट हो। SO3 का मास हमारे पास है 40 बाय इक्विवेलेंट मास। मोलर मास इसका होता है 80, निकाल कर देख लो 80 होता है, बाय n फैक्टर। जब ये पूरा कार्यक्रम पानी में चल रहा होगा तो SO3 पानी के साथ कंबाइन होकर H2SO4 बना लेता है, और उसका n फैक्टर तो 2 है। नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 2 मिलेंगे। अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल होगा। पानी के अंदर अगर ये भी H2SO4 बना लेगा तो इससे भी 2H+ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, तो ये मैंने क्या किया, मास बाय इक्विवेलेंट मास, इसको किया अप्लाई, प्लस यहां देखिए H2SO4 के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसका मास हमारे पास 60 है, मोलर मास 98 है, n फैक्टर इसका 2 है, 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है ना, मोलैरिटी को 1 डाल दो, सिंप्लीफाई कर लो, n फैक्टर आयोनाइजेबल OH माइनस एक ही है एक मॉलिक्यूल से, ठीक है। यहां से क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ NaOH इन ml डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, यहां से आ गया 1 प्लस ये क्या हो गया 49, 1 प्लस 60 बाय 49, ठीक है। 1000 को इस तरफ ले जाएं, 49 एलसीएम ले लें, 49 प्लस 60 बाय 60 इंटू 1000, ठीक है। ऐसा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50, ये हो जाएगा 109 इंटू 50, 109 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2224, हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, इतनी वॉल्यूम आ जाएगी ml में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लो कितना खूबसूरत प्रॉब्लम है, इसके अंदर हमें परसेंटेज लेबलिंग का कॉन्सेप्ट तो यूज करना ही है, टाइट्रेशन का, इक्विवेलेंट मास का, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का, ये तमाम कॉन्सेप्ट, n फैक्टर का कॉन्सेप्ट, हाँ ये सब कुछ इस्तेमाल में आ गया। अरे भैया बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम है, बिल्कुल मस्ती के साथ। तभी आपको क्वेश्चन की फील आएगी जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाँ ऑब्वियस बात है, समझ भी तभी आएगा, नहीं तो वीडियो में आएंगे और देखेंगे अरे भैया मास्टर क्या पढ़ा रहा है। मास्टर तो बिल्कुल ठीक पढ़ा रहा है, आप देखो ना आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। अच्छे नहीं हैं तो इनके ऊपर गौर फरमाएं। जिन वीडियोस के अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उन वीडियोस को देखें, बार बार देखें, फिर लौट कर आएं, फिर इसको देखें, हाँ चीजें समझ आएंगी। आप जिद्दी हैं तो चीजें समझ आएंगी, और आप हल्के में लेंगे तो भैया फिर देखिए परिणाम क्या होगा, ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे क्रूशियल टाइम चला हुआ ये वेस्ट कर दिया, अनमोल धन है ये स्टूडेंट लाइफ का, ये बिल्कुल अनमोल धन है। अगर ये चला गया तो मतलब चोरी डकैती सब होगी आपके साथ, ये मान लेना। चलिए खैर कोई नहीं, ज्यादा डराने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है मेरा, वापिस लौटिए। हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस से क्या मतलब है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हार्डनेस को मेजर किया गया है CaCO3 स्केल पर। हार्डनेस इज मेजर्ड, ऑन कैल्शियम कार्बोनेट स्केल, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट स्केल पर हार्डनेस को कर लेंगे मेजर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हार्डनेस इज ड्यू टू soluble salts of calcium 2+ magnesium 2+ and magnesium 2+, ठीक है। हाँ कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयंस सोप सॉल्यूशन के साथ स्कम बना लेते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट टाइप की
लेस सोल्यूबल चीज बना लेते हैं, वाइट, ठीक है ना, स्कम, क्या बोलते हैं उसको, स्कम बोलते हैं। तो इन आयंस की वजह से हम बोल देंगे हार्डनेस। उस वाटर सैंपल को जिसमें साबुन अच्छे से काम ना करे, स्कम बना ले, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर सैंपल। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हार्डनेस को मेजर करेंगे स्केल पर, इस स्केल को इस्तेमाल में लाते हुए, तो मैग्नीशियम 2+ का क्या होगा? मैग्नीशियम 2+ तो कभी ये बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि हार्डनेस तो कैल्शियम कार्बोनेट स्केल पर मेजर होनी है। आपको बता दूं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बता दूं कि कैल्शियम 2+ आयंस जितने हैं उनके इक्विवेलेंट मैग्नीशियम 2+ आयंस को मान सकते हैं, और मैग्नीशियम 2+ आयंस के इक्विवेलेंट कैल्शियम 2+ को मान सकते हैं। क्यों? दोनों से जो हार्डनेस क्रिएट होगी वो ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट की होगी, ऐसा मान सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा ही मानना होगा, तभी आप हार्डनेस को कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जितने मैग्नीशियम 2+ आयंस दे रखे हैं ना, उनको रिप्लेस कर दो कैल्शियम 2+ से। ठीक है, तो कुछ तो मैग्नीशियम 2+ जिनको कैल्शियम 2+ जैसा माना है, कुछ तो यहां से कैलकुलेट हो जाएंगे, कुछ तो कैल्शियम 2+ यहां से मिल जाएंगे, और कुछ कैल्शियम 2+ अगर ओरिजिनली दे रखे हैं तो उनको भी ऐड कर लो, तो टोटल कैल्शियम 2+ आ जाएंगे। जितने कैल्शियम 2+ आएंगे ना, मैग्नीशियम 2+ को भी कैल्शियम 2+ जैसा मान लो और यहां से कैलकुलेशन कर लो। जितने कैल्शियम 2+ टोटल आ जाएंगे उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा। जितने मोल कैल्शियम 2+ के आएंगे, मैग्नीशियम 2+ को कैल्शियम 2+ जैसा मानकर और ओरिजिनली कैल्शियम 2+ जो है इन सभी को मिला दो, टोटल मोल जितने कैल्शियम 2+ के आएंगे उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा होगा। क्यों? एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कैल्शियम 2+ है, यानी कैल्शियम 2+ के जितने भी टोटल मोल आपने कंसिडर किए उतने ही कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आपको कंसिडर करने होंगे। ये बात क्लियर है। और कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का मास भी आप फाइंड कर लेंगे। कैसे? मास बाय मोलर मास। मोलर मास 100 है, मोलर मास 100 है। जो मोल यहां से आ जाएं उनको इस प्रकार से इक्वेट कर दो, मास बाय मोलर मास से, तो मास आ जाएगा। मास आ गया तो हार्डनेस को ऐसे कैलकुलेट कर लो, हार्डनेस इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वाटर सैंपल इंटू 10⁻⁶। और एक और बात का ध्यान रखें, डेंसिटी पानी की 1 ग्राम पर ml के अप्रोक्स होती है, तो कई बार ml में वॉल्यूम दे रखी होगी, तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो ग्राम यूनिट में उतना ही मास हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा वाटर सैंपल का। तो यहाँ टोटल मास है ना, जैसे 1000 ml दिया है तो आप क्या करो, उसको 1000 ग्राम मानकर यहां पुट कर दो। क्यों मान लो ऐसा? डेंसिटी पानी कितनी है? 1 ग्राम पर ml है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल को आप कर लो सोल्व पीपीएम यूनिट में। हाँ, ये पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म में आपने इसको कर दिया एक्सप्रेस, और इस प्रकार से न्यूमेरिकल का आ जाएगा फाइनल आंसर। मजेदार तरीके से क्या आ जाएगा? न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई सिलेबस में एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का। लैब में जाएंगे, बोतल आपको मिलेंगी ढेर सारी, उनमें से एक H2O2 की बोतल भी होगी। ठीक है ना? अब बोतल सुनते ही कुछ बच्चे तो फड़फड़ाने लग जाते हैं कि भैया बोतल होगी, हाँ कैसी होगी? अरे भाई कैसे बात कर रहे हो? केमिकल की बोतल की बात की मैंने। ठीक है, अगर H2O2 की बोतल होगी लैब में तो उसको ध्यान से देखना, गलत ना सोचें यार। हाँ, इनको तो अल्कोहल ही समझ में आती है, बोतल है तो अल्कोहल होगी। अरे भैया निकलो, एसिड बेस बहुत सारे और सॉल्यूशन होते हैं लैब के अंदर, H2O2 भी मिलता है। ठीक है, तो H2O2 की बोतल जो होगी ना, इसको गौर से देखना आप। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, H2O2 की बोतल को बिल्कुल ध्यान से देखना, करीब जाकर देखना। इस पर कुछ ऐसे लिखा होगा, V वॉल्यूम ऑफ H2O2।
तो इस V वॉल्यूम का मतलब क्या है? इट मीन्स one volume of H2O2 on complete decomposition gives V volume of O2 at STP. इसका मतलब है ये H2O2 की वॉल्यूम नहीं है। एक वॉल्यूम H2O2 जब टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो इससे मिलने वाले O2 की वॉल्यूम है। यानी 1 ml H2O2 है तो O2 कितना होगा? VmL होगा। 1 लीटर H2O2 है तो O2 कितना होगा? V लीटर होगा। अरे वाह, ये तो O2 की वॉल्यूम है। हाँ, अरे अल्लाह, यही तो कंफ्यूजन होती है। H2O2 टूटेगा, डिकम्पोज होगा, H2O प्लस हाफ O2 में, H2O प्लस हाफ O2 में, तो ये 1 वॉल्यूम है। इसका मतलब पता है क्या है? V कौन है? V ये है, V वॉल्यूम ऑफ O2। जी हाँ, बोतल पर V लिखा, इसका मतलब क्या है? ये 1 है तो वो कितना है? 1 नहीं है, V है, V वॉल्यूम है। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे, ये 1 है तो इसको हाफ होना चाहिए। अरे नल्लो, हाफ कहां से हो जाएगा भाई? ये लिक्विड है और ये गैस है। लिक्विड और गैस पर इस प्रकार से, इस वाहियात तरीके से हम कभी भी स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा सकते। हाँ, ये आई बात पकड़ में। ये लिक्विड है, वो गैस है, ऐसे कंपैरिजन नहीं होगा। ये 1 है तो हाफ हो जाए, वो ये 1 वॉल्यूम है तो हाफ वॉल्यूम हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये गलती मत करना। स्टेट अलग है रे बाबा, स्टेट अलग है। स्टेट अलग है तो क्या करेंगे फिर हम लोग? हाँ, जैसे डिफाइन किया गया ना, वैसे ही हजम कर रहे होंगे। ये 1 वॉल्यूम है तो V कौन है फिर? O2 है, ऐसे ही डिफाइन किया है। क्लियर हुई बात? ये 1 लीटर है तो ये कितना है? V लीटर है। V लीटर के कोरस्पोंडिंग मोल कितने होंगे? हाँ, इस प्रकार से वॉल्यूम को तब डील किया जा सकता है जब दोनों गैस होते, लेकिन मोल की टर्म्स में तो कर ही सकते हैं। तो निकालो फिर मोल कितने होंगे? V लीटर के कोरस्पोंडिंग मोल कितने होंगे? V बाय 22.4, पुरानी एसटीपी के अकॉर्डिंग V बाय 22.4 मोल, इतने मोल होंगे। इतने मोल O2 के होंगे। अगर O2 के मोल इतने होंगे तो H2O2 के मोल तो डबल होंगे। देखो, अगर रिवर्स सोचें, हाफ इंटू 2, हाँ ऐसा करने पर 1 मिलता है। हाफ इंटू 2 ऐसा करने पर 1 मिलता है, मतलब ये इससे डबल है। क्वांटिटी की टर्म्स में अगर बात करें, मोल की टर्म्स में अगर बात करें, तो ये इससे डबल है। हाँ, नंबर ऑफ मोल को ऐसे रिलेट किया जा सकता है, चाहे स्टेट कोई भी हो। वॉल्यूम को तभी कर पाएंगे जब स्टेट सेम हो और गैसियस स्टेट हो। यहाँ स्टेट लिक्विड है, वहां स्टेट गैस है, तो ऐसे केस में वॉल्यूम इस प्रकार से रिलेट नहीं होगी। ये 1, ये हाफ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं रिलेट होगी। ऐसे मोल को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, मोल को रिलेट कर पाएंगे तो इसके मोल V बाय 22.4 है, तो इसके मोल कितने हो गए? जस्ट डबल, V बाय 22.4 इंटू 2, V बाय 11.2। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना तो ये चाहता हूं भाई, मोलैरिटी की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लें तो क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब सुनना, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोल हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्म्स में यहां एक्सप्रेस कर लिए, इसके V बाय 11.2। कितने एक्सप्रेस कर लिए? V बाय 11.2, V बाय 11.2। और वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम 1 लीटर है। वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर है। तो यहां से मोलैरिटी कितनी मिलती है? मोलैरिटी मिलती है V बाय 11.2, V बाय 11.2। क्लियर हुई बात? नॉर्मेलिटी V बाय 11.2 इंटू एन फैक्टर, H2O2 का एन फैक्टर 2 है। हमेशा H2O2 का एन फैक्टर कितना मिल रहा होगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है, याद कर लो, 2 है। क्या किया मैंने? नॉर्मेलिटी के लिए ये वाला रिलेशन यूज किया, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर 2 है और मोलैरिटी ये दे रखी है। ठीक है,
तो यहां से V/5.6, हाँ ये आ गया V/5.6। काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे H2O2 का जो आपने एन फैक्टर लिया है ये कैसे लिया है 2। अरे भैया आप लगाइए दिमाग, कैसे लिया है, देखना है तो देख लो। यहां देखिए O-1 से 0 तक गया है, एक O ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है और पर मॉलिक्यूल 2 O है, 2 का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ तो एक मॉलिक्यूल ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया O2 को इवोल्व करते वक्त तो एन फैक्टर इस O2 के रिस्पेक्ट में कितना हो गया। जब H2O2 O2 में ब्रेक हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया, 2 मैंने पुट किया, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो यहां से कर लेंगे आप लोग। नीट में वैसे क्वेश्चन आ चुका है, बताइए 11.2 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है भाई 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 गिव्स 11.2 वॉल्यूम ऑफ O2। हाँ इसका मीनिंग ये ml में है तो ये भी ml में है, ये लीटर में है तो ये भी लीटर में है, ठीक है। इसका मीनिंग ये H2O2 की वॉल्यूम नहीं है, ये इससे मिलने वाले O2 की वॉल्यूम है, O2 की वॉल्यूम है। एक और एग्जांपल मैंने आपको यहां दे दिया है, ठीक है ना। नीट का जेईई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं तो हजम कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, रेडॉक्स वाले वीडियो में ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, आइए इनको और देख लेते हैं। मिक्स मसाला वीडियो हो गई है, इसमें हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को भी जान लिया और साथ में अब क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, फॉलो द ऑर्डर। यहां देखोगे क्या मिलेगी, +4, क्या निकाल कर देखिए कितनी मिलेगी, x मान लो 2x - 8 = -2, x = +3, ऐसा ही है क्या, हाँ ऐसा ही है, यहां +3, ठीक है। यहां देखिए कितना आ जाएगा, 2x - 12 = -2, x = +5, यहां +5। तो यहां से क्या मिलता है, क्या मिलता है यहां से, सबसे ज्यादा प्लस चार्ज H2O6 2 - टॉप पर ये रहे, इसके बाद SO3 मिल रहा हो, कौन मिल रहा हो, SO3, इसके बाद SO3, ठीक है, इसके बाद SO3 ये रहा, हाँ ये हो जाएगा राइट आंसर। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है, यू आर राइट। चलें आगे, आगे देखिए, द डीकलराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4, द मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड इज, अरे यार KMnO4 का इनफेक्टर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में, मीडियम ना दे रखा हो तो एसिडिक ही मानेंगे। ये ट्रिक आपको बताई है, हाँ थ्योरी में बताई है ये वाली ट्रिक, बेन 153। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग एसिडिक मीडियम में इनफेक्टर 5 होगा तो नंबर ऑफ मोल इनटू इनफेक्टर इज इक्वल टू, इसके नंबर ऑफ मोल फाइंड करने H2O2 के, और अभी हमने बात की H2O2 का इनफेक्टर 2 है तो यहां से 5/2, H2O2 के मोल कितने आ जाएंगे, 5/2, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैंने क्या किया, मैंने दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को किया इक्वेट, और इक्वेट करने से जो अननोन क्वांटिटी वो मुझे मिल गई, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को एक्सप्रेस कैसे किया, नंबर ऑफ मोल इनटू इनफेक्टर, नंबर ऑफ मोल इनटू इनफेक्टर। हाँ नंबर ऑफ मोल पर ही कमेंट करना था और दूसरे के नंबर ऑफ मोल ही हमें दे रखे थे, हो जाएगा सोल्व, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट, सारे AIPMT, जब नीट AIPMT हुआ करता ना तब के क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आते हैं। एडवांस में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट लेंदी हो जाता है। एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रिडॉक्स के जो डिटेल्ड लेक्चर हैं उनके अंदर मैंने बताया है, ठीक है ना। और टफ क्वेश्चन करने हैं तो कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के डिटेल्ड लेक्चर हैं, उन डिटेल लेक्चर के अंदर आपको एडवांस वाले क्वेश्चंस भी, टफ क्वेश्चंस भी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। फिलहाल देख लो, ब्रोमीन के बिहेवियर पर कमेंट करना है। ब्रोमीन 0 से यहां +1 तक गया है और यहां -1 तक गया है, हम बोल सकते हैं दोनों काम हुआ है, डिसप्रपोर्शनेशन का केस है, बोथ ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। आगे देखिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4- मतलब KMnO4 का एक केस है, ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट। हाँ ये बेहतरीन है, ये दोबारा भी आ सकता है,
देखो MnO4 माइनस के लिए बेन 153 ये सारे बच्चे जानते हैं, बेन 153, ठीक है ना, आप भी जानते होंगे। यहां से इस टेक्निक से, इस मजेदार टेक्निक से एन फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिख लें, नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 इंटू एन फैक्टर 5, ये इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। दूसरी तरफ फेरस ऑक्सलेट है Fe2 प्लस C2O4 2 माइनस, ठीक है ना। जो Fe2 प्लस है ये कन्वर्ट होगा Fe3 प्लस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे, इसमें कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट होगा CO2 में, मतलब कार्बन +3 से कार्बन +4 तक जाएगा, ठीक है। याद कर लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गर्मा गर्म मामला है, याद कर लो इसको, ठीक है। और काफी बार आ चुका है, फिर आएगा, यही आएगा सिलेबस में, यही है, हाँ सिलेबस में यही है, जहां बच्चों को दिक्कत होती है तो दोबारा फिर से आ सकता है। तो एक आयरन से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, एक कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, +3 से +4, लेकिन कार्बन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। ऑक्सलेट से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, हाँ ऑक्सलेट यही है, फेरस ये है और ऑक्सलेट ये है। ऑक्सलेट से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, आयरन से 1 का लॉस, टोटल लॉस 3 का, 3 इलेक्ट्रॉन का, तो एन फैक्टर 3 हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट FeC2O4 इंटू एन फैक्टर 3 इंटू एन फैक्टर 3, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, 1 मोल यहां पुट कर दो, 1 मोल यहां पुट कर दो, यहां से नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 आप फाइंड कर लो, 3/5, 3/5 दैट मीन्स 0.6, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। चलें आगे, फिर चलें चलें चलें, यहां देखिए, इक्वेशन को करना है बैलेंस, ये तो नोट्स में भी आपको बताया है, लिख लो इसको, IO3 माइनस प्लस I माइनस प्लस H प्लस गिव्स अस I2 प्लस H2। ध्यान से देखना, ये चार्ज लिखता हूं मैं, ठीक है ना, आयोडीन पर +5 से कहां तक गया, 0 तक गया। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन है पर मॉलिक्यूल पर स्पीसीज, कितने इलेक्ट्रॉन इसने खाए हैं, हजम किए हैं, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, 5 खाए हैं, राइट, एन फैक्टर 5 हुआ। यहां से I माइनस से I 0 तक जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 1 का लॉस है, एन फैक्टर 1 हो गया। एन फैक्टर निकालने के बाद जो इमेजिनरी चार्ज आपने लिखा था उसको हटा दें, नहीं तो बाद में नंबर ऑफ H प्लस या OH माइनस काउंट करने में प्रॉब्लम होगी। फिर क्या करना है, इनका क्रॉस ओवर करना है, ये वाला एन फैक्टर यहां जाएगा, ये वाला एन फैक्टर यहां जाएगा, टोटल आयोडीन 6 हो जाएंगे, 1 यहां 5 यहां, और जो भी रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यहीं पर बैलेंस करना है पहले ही, तो यहां कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, 3 2 6, हाँ इधर भी आयोडीन 6 हो जाएंगे। अब यहां नेगेटिव चार्ज देखिए, -1 -5, और इधर तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, यहां चार्ज 0 है, तो यहां पर क्या ऐड करें ताकि -6 भी न्यूट्रलाइज हो जाए, 6 प्लस ऐड करें, मतलब 6H प्लस होने चाहिए ताकि ये भी न्यूट्रलाइज हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन 6 हैं तो यहाँ कोफिशिएंट 3 आ जाएगा, 3 2 6, हाँ उधर भी हाइड्रोजन 6 मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, अच्छी बात है, अरे वाह मजा आ गया, तो कि इक्वेशन बैलेंस होगी, चेक कर लो, किस्मत आजमा कर देख लो, हाँ सब कुछ बैलेंस हो गए, चार्ज और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया तो ऑक्सीजन तो भैया वरदान है, वो तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर बैलेंस हो जाएगा तो कोफिशिएंट्स को गौर से देखो, हमें A की वैल्यू बतानी है, B की वैल्यू बतानी है, ये A है, ठीक है, ये B है, और ये C है, और ये D है, ठीक है, A5 B6 और वो दोनों तो 3 3 है, वो दोनों तो 3 3 है, ठीक है, एम्स में आ चुका देखिए देखिए शॉर्टकट देखिए, एन फैक्टर वाला रूल देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, कितना मजेदार रूल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अरे वाह, एक ही स्टेप में बैलेंस कर दिया। ये तो आपको समझाना था इसलिए इतना लिख दिया मैंने, मुझे खुद बताना होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं इतना टाइम वेस्ट करता, तुरंत तुम देखते ही आंसर लो फटाक से, लो भैया धाएं, गोली से उड़ा देंगे, कॉन्सेप्ट की गोली से उड़ा देंगे, गलत मत समझ जाइएगा कि सर मर्डर वर्डर करने की बात करते हैं वीडियो के अंदर। देख लो भाई,
क्रोमियम का चार्ज +6, ठीक है ना, +3, ठीक है। हम रसायन के गैंगस्टर हैं भैया, कॉन्सेप्ट को उड़ाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को उड़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, क्वेश्चन को उड़ाते हैं, ठीक है। और जब स्पीड बन जाती है, एक टाइप की ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो भैया हवाइयाँ करते हैं, फिर तो हवा में फायर, फिर तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो यही तो मैंने आपको बताया कि ये वाला फंडा हवा में भी लगाया जा सकता था। हाँ, बस देख देख कर यहाँ बना जाएगा, इसका 5n फैक्टर, यहाँ 5, ऐसे चार्ज बैलेंस हो जाएगा। हाँ ये हाँ ये हो गए कोफिशिएंट। बिल्कुल 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 ऐसे भी उड़ाया जा सकता है क्वेश्चन को। फिलहाल आइए यहाँ देखिए, क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन खाए हैं भाई, 3+ में जाने के लिए 6 खाए हैं। कैसे? कई बच्चे कहें सर 3 ही तो खाए। अरे भैया नंबर भी तो 2 है, एक ने 3 खाए, मान लिया एक ने 3 खाए, 2 कितने खाएंगे? 6 खाएंगे। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास बाय एन फैक्टर RPMT 2008 में आ चुका है, ठीक है, कर लेंगे। इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन MnO4- आयन इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीज 2+, +7 से +2, एन फैक्टर हो गया 5 हो गया। व्हाट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 प्रेजेंट इन, इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए? 0.04 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, 1000 से डिवाइड इंटू एन फैक्टर, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 0.04। अरे वाह, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू एन फैक्टर। बताया है ना ये फॉर्मूला? हाँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का ये वाला फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। 35.4 ml of HCl required to neutralize solution containing 0.275 ग्राम of sodium hydroxide। हो जाना चाहिए भाई। इसको यहां देख लो, ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहां देख लो, ठीक है। क्या करेंगे इसमें? नॉर्मेलिटी बतानी है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट यहां से लिख लिए और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट यहां से लिख लो, मास बाय इक्विवेलेंट मास। दोनों रिएक्ट हुए हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। मास कितना दिया? 0.275। मोलर मास 40 है ना NaOH का? हाँ, NaOH का कैलकुलेट कर लो, 40 मोलर मास। एन फैक्टर 1 होगा। एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। एक OH माइनस देगा तो एन फैक्टर 1 होगा। वॉल्यूम इन लीटर 35.4/1000, 35.4/1000, ठीक है। यहां से नॉर्मेलिटी आ जाएगी। जी हाँ, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.275/40 और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1000/35.4, 1000/35.4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 25। ये 25, डेसिमल हटा दो, 10 ऊपर जाएगा, ये भी हटा दो, 1000 नीचे आएगा, ठीक है। 4 आ जाएगा यहां पर। जी हाँ, यहां मिलता है 4। अब कैलकुलेट कर लो यार, 275 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 1 कैरी होगी, 4 3 जा 12 और 1 13, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। और आगे इसके बाद देख लो, 275 को डिवाइड करना है, 275 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 1316 से। तो 2 पर जाएगा, हाँ, 0.2 2 पर जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 26, हाँ ऐसा कुछ मिलेगा, 0.2। तो मुझे लगता है राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यार इसी के साथ कुछ खूबसूरत, बेहतरीन, लाजवाब टॉपिक हमने कर लिया अंडरस्टैंड। और साथ में ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया था ना, ठीक है, मुझे याद था, फिनिश कर लिया हमने इसको। एल्काइन की वीडियो आपको मिल चुकी है। अब इसके बाद एल्कीन की वीडियो की तैयारी मैंने कर ली है। कल ही आपको एल्कीन की वीडियो मिल रही होगी, ठीक है। इस प्रकार से यार हम लोग बेहतरीन अंदाज में आगे चल रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। थर्मोडायनेमिक्स की काफी जबरदस्त डिमांड, थर्मोडायनेमिक्स की यार काफी जबरदस्त डिमांड आई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मंडे को एक सेशन रखूंगा थर्मो का, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी से फिनिश करने की मैं ट्राई करूंगा, ठीक है।
अगर आपको मेरी वीडियो से मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। हम लोग आपके लिए यूं ही लाजवाब तरीके से काम करते रहें और हम भी आगे बढ़ते रहें, आप भी आगे बढ़ते रहें। तो यार एक दूसरे को जितना प्यार बांटेंगे उतनी जर्नी अपने लिए आसान होगी। तो हम तो यार प्यार बरसाने के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आप भी यार इन सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर किया करें, ताकि हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज हो पाए कि हाँ, हमारे इन वीडियो से ढेर सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन लाजवाब धमाकेदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, दुआओं में याद रखें।